मेरा नाम राजा है और मैं गांव में रहता था और बाबा जान शहर में रहते थे। बाबा हफ्ते में सिर्फ 2 दिन गांव हमारे पास आते थे। यहाँ गांव में हमारे काफ़ी खेत है जो कि घर से बिल्कुल ही मिलते हैं। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल है, लेकिन गांव की खालिस ग़िज़ा और आब हुआ ने मुझे वर्जिशी जिस्म और चमकता हो रंग दिया है जो देखने वालों को मरूब कर देता था। हमारे घर में अम्मा, चचा जान और मेरी 2 छोटी बहनें और बड़े भाई की बीवी रहती है। बड़े भाई तालीम के लिए शहर में हॉस्टल में रहते थे। उनकी शादी चचा की बेटी से ही हुई थी। हमारे घराने में आपस में हंसी मजाक और अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी थी। हर कोई मजाक मस्ती के माहौल में रहता था। मुझे बचपन से ही वर्जिश का शौक था। मैं रोज़ाना रात को तेल से मालिश करके ऐसे ही सो जाता था और सुबह उठकर दौड़ लगाता और फिर वापस आकर नहाकर नाश्ता करता था। नाश्ता चची जान बनाया करती थीं और भाभी दोपहर का खाना, जबकि मेरी दोनों बहनें रात का खाना बनाती थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। मैंने स्कूल की तालीम मुकम्मल की और कॉलेज की तालीम के लिए शहर आ गया। यहाँ आकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि जवानी क्या चीज़ होती है। गांव में हर चीज़ पाक साफ थी। कोई ऐसा ख्याल ज़हन में नहीं आता, जबकि हमारा गांव के दूसरे घरों में भी आना जाना नहीं था। यहाँ शहर में तो हर तरफ हर लड़का लड़की को ऐसे झूठता जैसे वो इसकी अपनी मलकियत हो। मगर अजीब बात यह थी कि मुझे बाहर की किसी भी लड़की से अजीब सी शर्म महसूस होती थी। वो मुझसे बात करने की कोशिश करती भी तो मुझसे हो नहीं पाती थी। लड़की के करीब जाते ही अजीब सा रोब मुझ पर तारी हो जाता था और मैं कॉलेज में रहते हुए सबसे शरीफ लड़का था। इस असना में गर्मियों की छुट्टियां हुई और मैं अपने भैया के साथ गांव वापस आ गया। रास्ते में भैया मुझसे मजाक करते रहे और पूछा कि कोई गर्लफ्रेंड बनाई या नहीं। मैंने कहा, भाई आप मुझे ऐसा समझते हैं? उन्होंने कहा कि तो शरीफ है, मगर शहर की लड़कियां तो शरीफ नहीं, किया कोई भी पसंद नहीं आई। फिर मैंने भाई को अपना डर बता दिया कि मैं लड़कियों के करीब जाने से झिझकता हूँ। अब कुछ हल बताएं। भाई ने कहा कि जब वापस शहर आएंगे तो मैं अपनी कुछ दोस्तों से मिलवाऊंगा, वही तेरी शर्म दूर करेंगे। ऐसे ही बातें करते हम घर पहुंचे। सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। खाने की टेबल पर हंसी मजाक होता रहा। हम थके हारे थे, इसीलिए जल्द ही सोने के लिए लेट गए। रात को करीब 2 बजे मेरी आँख खिली और मैं पानी पीने नीचे किचन में आने लगा। घर की सेटिंग कुछ यूं है कि मैं, भाई भाभी और चचा चची का कमरा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर है, जबकि नीचे वाले फ्लोर पर अम्मा, बहनें और किचन है। ऊपर भाई के कमरे के सामने से गुजरते हुए मुझे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। सरगोशियों में बातें और हंसी मजाक की आवाज़ें में समझ तो गया था, मगर फिर भी कोशिश करके दरवाजे की झरी से झांकने लगा। अंदर झांका तो देखा कि भैया बेड से टेक लगाए लेटे हुए हैं और भाभी उनकी तरफ मुड़ करके उनकी बेड पर बैठी हुई है और वो दोनों खेल रहे थे और मैं तकरीबन 15 मिनट से देख रहा था और मुझ पर कैफियत तारी थी। इसके साथ ही मुझे दरवाजे खिलने की आवाज़ आई। मैंने इंतहाई तेज़ी से अपने बाईं जानिब देखा तो चची जान अपने कमरे के बाहर खड़ी मुझे हैरत से देख रही थी। मुझ में उनका सामना करने की हिम्मत न हुई और मैं जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर आकर पहले तो मैं सोचता ही रहा कि ये मुझसे क्या हुआ है। एक तो भैया को देखना और फिर चाची का मुझे देख लेना। खुद पर हैरान हो रहा था कि ये क्या कर दिया है। मैंने कुछ देर तक ऐसे ही बिस्तर पर लेटे सोचता रहा। फिर यही ठीक लगा कि सुबह उठकर देखते हैं कि क्या होता है। अपने पुराना मामूल याद आया तो सरसों का तेल उठाकर नीचे चादर बिछाकर बैठा और पूरे बदन की मालिश शुरू कर दी। मैंने कोई 1 घंटा लगाया और पूरे बदन की मालिश की और वही चादर अपने बेड पर बिछाकर लेट गया। बेड पर लेटते ही दोबारा से ख्वाब में भाभी मेरे सामने आ गईं और मैं खुद को भाभी के पीछे बैठा हुआ था। यही सोचते हुए मैं नींद की वादियों में गिरता चला गया। सुबह देर से आँख खिली, जल्दी से नहाकर नीचे उतरा तो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मेरी डाइनिंग टेबल पर नज़र पड़ी तो चची जान को वहां बैठे देखकर मेरी नज़रें नीचे झक गई और मैं खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। भाभी अभी तक नहीं आई थी, शायद थकान अब तक नहीं उतरी थी। भैया वैसे ही हंसते मुस्कुराते हुए सबसे हाल चाल पूछ रहे थे। चची जान मुझे देखकर मुस्कुरा रही थीं और मेरी हालत खराब हो रही थी। अम्मा से कहने लगे कि देखिए ये शहर जाकर कितना कमज़ोर हो गया है, लगता है अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखता। और ये कहकर मेरी प्लेट में खाना डालने लगी। मेरी बहनें मुझे चिढ़ाने लगी थीं कि अब उनकी शादी कर दें ताकि कोई ख्याल करने वाली आ जाए।
नाश्ता के बाद चाचा तो खेतों की तरफ जाने लगे और कहा, अगर दिल करे तो चक्कर लगा लेना, अपनी जमीनें भी देख लो। थोड़ी देर में ही चाची चाय ले आई और मुझे पकड़ाते हुए मेरे हाथ को टच किया। चाची बहाने बहाने से मुझे तंग कर रही थी। मैंने जल्दी से चाय खत्म की और अपने खेतों की तरफ चला गया। वहां पुराने दोस्त भी आए हुए थे, उनका साथ अच्छा टाइम पास हो गया। दोपहर का खाना बाहर खाया और शाम को घर आया। भाभी अब नजर आ रही थी, उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो बहुत खुश हैं। भैया भी अपने दोस्तों की तरफ गए हुए थे, वो भी वापस आए और शाम का खाना हमने साथ खाया। इसके बाद अम्मा और बहनों से कुछ बातें की और फिर सोने के लिए ऊपर आ गया। खाना खाए हुए मुझे 3 घंटे हो चुके थे तो मैंने अपना मामूल शुरू कर दिया। मालिश करके बेड पर लेट गया। भाभी का आज पूरा होलिया मेरी निगाहों में फिरता रहा था। बेशक वो कपड़ों में बेहद हुसैन लगती थी। इससे पहले मैंने कभी इस नज़र से उन्हें देखा ही नहीं था और इसी तरह सोचते हुए मुझे चाची की हरकतें भी याद आ गईं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहती है। उनकी बेबाक निगाहें और बहाने बहाने से टच करना कुछ और ही इशारा कर रहा था। मुझे कुछ अजीब ही लग रहा था। उसका मतलब ये नहीं था कि वो खूबसूरत नहीं थी, वो उन औरतों में से थीं जो उम्र के साथ साथ और खूबसूरत होती जाती हैं। उनका लंबा कद, गोरा रंग, हल्के सुर्खी माइल बाल और बहुत ही गोल चेहरा, ये सब सोचकर मैं दोबारा बेबस होता जा रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया और लाइट बंद करके सोने लेट गया। सोते हुए भी मुझे ख्वाब में भाभी ही नजर आ रही थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि वो मेरे साथ ही है। इसी असना में मुझे लगा कि मेरा हाथ किसी से टच हुआ है। मेरी आंख खिली तो अंधेरे में कोई मेरे साथ ही खड़ा था। पहले तो मुझे समझ है नहीं आया कि ये क्या हुआ है, ख्वाब है या हकीकत। मेरा हल्क खुश्क हो चुका था। इसके साथ ही मेरे कान में एक सरगोशी हुई। कल रात अपने भैया के कमरे में क्या देख रहे थे? लगता है शहर जाकर बहुत जल्द जवान हो गए हो। और मेरे तोते उड़ गए क्योंकि वो चाची की आवाज़ थी। मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं चची के सामने बच्चा सा हूँ और वो मुझे से खेल रही है। वो बोली, हाँ भाई, कल क्या क्या देखा था अपने भैया के कमरे में? लगता है बहुत मज़ा आया तुम्हें देखकर। आज मैं तुम्हें असल मज़ा चखाती हूँ। फिर चाची मुझे देखकर कहने लगी कि कल अपनी भाभी कैसी लगी? मैंने कहा बहुत ही खूबसूरत थी। चाची ने मुस्कुराकर कहा कि आखिर अपनी माँ पर ही गई है। मैं ये सुनकर मुस्कुराया। चाची फिर पूछने लगी कि तेरा भाई इसे प्यार कर रहा था, अब वो तेरे भाई को? मुझे ये बात अजीब लगी। मैंने कहा कि इसका क्या मतलब हुआ? चाची ने कहा कि तेरे अबू और चाचा ने तेरे भाई की मर्जी की बगैर उसकी अपनी बेटी से शादी की। अब तेरा भाई इसे ठीक से खुश भी नहीं करता है। अक्सर हॉस्टल में रहता है, इस मर्तबा तेरे साथ कैसे आ गया? अपने भाई के बारे में ये बात सुनकर सारा सीन मेरे सामने गुजर गया। मैंने चाची को कहा कि मैं भैया से पूछूंगा। फिर चची उठ के कहने लगी, राजा अब मैं चलती हूँ। और मैं उठा तो अचानक ऐसे लगा जैसे कि मेरे कमरे के दरवाजे से कोई हिला है। हमारी लाइट बंद थी मगर बाहर की लाइट ऑन थी, जिसकी वजह से हल्का साया हिला था। चाची दोबारा मुझसे लिपट गईं और कहा कि राजा, यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा, फिर भी जा रही हूँ। मैं उन्हें बाहर छोड़ कर आया और बेड पर लेट कर सो गया। मैं रात को सोते हुए भी अजीब तरह के ख्वाब देख रहा था। भाभी मेरे आगे भाग रही थी और मैं उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और कभी मैं उनके आगे भाग रहा हूँ और वो मेरे पीछे। मैं मुड़ने की कोशिश करता हूँ मगर मुड़ नहीं पाता। इस तरह के ओटपिटन ख्वाब देखकर सुबह उठा तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। तमाम घर वाले नाश्ता कर चुके थे। मैं नहाकर बाहर निकला तो अम्मा मेरे कमरे में आई हुई थी और बड़ी फिक्रमंदी से मेरा हाल चाल पूछ रही थी। मैंने बताया कि सब खैरियत है, बस रात देर से नींद आई। अम्मा ने बताया कि तुम्हारे भैया को शहर से तुम्हारे अबू की कॉल आई थी और वो जल्दी में वहां चले गए हैं। मैं भी कुछ परेशान हो गया। अम्मा से कहा कि आप नाश्ता भिजवाएं और अबू का कॉल मिलाकर बात करने लगा। अबू ने बताया कि शहर में एक नया स्कूल खरीद रहा हूं तो इसके लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए पैसों और लिखत पढ़त के लिए तुम्हारे भैया को बुलवाया है। मैंने कहा कि अब्बा, अगर मेरी ज़रूरत हो तो बताएं, मैं आ जाता हूँ। अब्बा मुस्करा कर कहने लगे, नहीं बेटा, तुम ज़रा गांव की देसी चीज़ें दिल भर कर खाओ क्योंकि फिर छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी। मैंने भी हंसते हुए कहा कि ठीक है अब्बा जान, आप खुश रहें। फोहे बंद कर मैं रात वाले वाक़ये की तरफ सोचने लगा जब दरवाजे के बाहर कोई साया हरकत कर रहा था। मैं डरा कि कहीं चाचा ना उठे हों और उन्होंने ना देख लिया हो।
इतने में चाची मुस्कराती हुई नाश्ता उठाई हुई कमरे में दाखिल हुई और कहने लगे, मेरा राजा उठ गया है, चल अपने हाथ से नाश्ता करवाओ। में भी हंस पड़ा और कहा कि कल राजा की ख्वाहिश तो पूरी की नहीं है। चाची थोड़ी संजीदा होते हुए बोली कि राजा के लिए जान भी हाजिर है। मैंने नाश्ता शुरू किया तो चाची भी बड़ी गहरी निगाहों से मुझे देख रही थी। नाश्ते के बाद मैं बाहर निकल आया और नीचे जाकर डाइनिंग टेबल पर चाय पीने लगा। मेरी दोनों बहनें मुझसे बिलतरतीब एक साल छोटी थी। एक 9वीं का इम्तिहान दे रही थी और एक 10वीं का। नीचे गया तो उनके कहकहे सुनकर उनमें गुम हो गया। हम उम्र होने की वजह से उनमें झड़पें होती रहती थीं, जिससे पूरे घर में रौनक रहती थी। मैं बहनों के साथ कुछ देर हंस खेलता रहा और फिर बाहर खेतों की तरफ चल पड़ा। वहां चाचा हसब मामूल काम में मसरूफ थे। आज रात खेतों में पानी की बारी थी, जिसकी वजह से ट्यूबवेल अभी से चल रही थे। चाचा ने मुझे आवाज दी और कहा कि बेटा, शहर जाकर ट्यूबवेल में नहाना तो मिस किया होगा। मैंने कहा, जी चचा जान, बिल्कुल, और फिर उनके इशारे पर ट्यूबवेल में उतर गया। मेरा कसरती बदन देखकर चाचा भी हैरान रह गए थे, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत का काम नहीं किया था, मगर बदन बता रहा कि बहुत मेहनत किसका है। खूबसूरती से तना हो, पेट ना होने के बराबर और चौड़ा सीना। मैंने पूछा, चाचा क्या हुआ? चाचा कहने लगे कि बड़ा खूबसूरत जिस्म है तेरा, अगर मैं एक और बेटी होती तो तुझसे शादी करवा देता। अचानक मुझे चाची की बात याद आ गई और मैं के उठा के, चाचा पहली बेटी की शादी पर भैया की मर्जी तो पूछ लेते। चाचा एकदम गुमसिम हो गए और कहने लगा, बेटा, हम भाइयों में बड़ी मोहब्बत थी और हम नहीं चाहते थे कि बाहर शादी करें, इसीलिए यह कदम उठाया था। मगर अफसोस के तेरे भाई को पसंद नहीं आया। मैं बातें करते हुए नहा भी रहा था और चाचा की बात सुनकर मैं भी अफसोस महसूस करने लगा और चाचा से कहने लगा कि आप फिक्र ना करें, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं भाई को खुद मनाऊंगा और इस घर में दोबारा खुशियों की बहार आएगी। मैं नहाकर बाहर आया तो हमारे खेतों में काम करने वाले लोग बहुत सा गिने का खालिस रस, जो कि गुड़ बनाने का काम आता था, एक बाल्टी भर के ले आए। मैंने बाल्टी मुंह से लगाई और खाली कर दी। इस तरह मैं शाम तक वहीं मसरूफ रहा और रात का खाना खाने घर वापस आ गया। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे थे। भाभी हसब मामूल चुपचाप थीं और उनकी गोरी कलाइयों में गोल्डन चूड़ियों की खन खन मेरे दिल की धड़कन को भी तेज कर रही थी। उनके चेहरे की उदासी उन्हें और भी हुसैन बना रही थी। दिल कर रहा था कि उनके चेहरे को हाथों में भर कर चूम लूं। खाना खाकर कुछ मीठा खाया और बहनों के साथ कुछ देर टीवी पर ड्रामे देखे। फिर अम्मा को शब बखैर के कर ऊपर आ गया। ऊपर पहुंचा तो थोड़ी ही देर में चाची भी दूध का गर्म गिलास लेकर ऊपर पहुंच गई। कहने लगे, ये लो दुल्हे राजा गर्म दूध पियो। में भी हंस पड़ा और कहा कि कल रात तक सिर्फ राजा था और आज दुल्हा भी हो गया। और मैं मुस्करा कर दूध का गिलास मुंह से लगा लिया। दूध बादाम और खुश्क मेवाजात से भरा हुआ था। मैं भी मजे में आ गया था। चाची ने कहा कि थोड़ा आराम करो। मैंने कहा, जैसे सरकार की मर्जी, और मैं बिस्तर पर जाकर लेट गया और सोचते सोचते नींद में चला गया। अगली सुबह मैं घर से चचा के साथ नाश्ता करके निकल चुका था। खेतों पर पहुंचने के बाद चचा तो अपने रोजमर्रा के कामों की तरफ मुतवज्जे हो गए और मैं खेतों के साथ बने एक छोटे मकान में दाखिल हो गया। ये हमारा ही मकान था और जब चचा को रात भर खेतों की तरफ रहना पड़ता था तो चचा उधर ही रहते थे। यहाँ 2 कमरे हैं, एक छोटा किचन और बाथरूम वगैरह बने हुए हैं, जबकि इसी मकान की बैक साइड पर खेतों पर काम करने वाले मुजारियों के घर भी हैं, जो कि इसी घर की तर्ज पर बने हुए हैं। ये सब अब्बा जी ने उन लोगों के लिए बनवाए थे कि ये खेतों के करीब ही रहें और काम भी दिल लगा कर करें। मैं कुछ देर तक वहीं बैठा टीवी देखता रहा। बोरियत ज्यादा होने लगी तो मैं चचा के पास गया और कहा कि मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों की तरफ जा रहा हूं। चचा ने पूछा कि कब तक आओगे, मैं दोपहर के खाने का बंदोबस्त करवाऊं या नहीं। मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं शाम तक दोस्तों के पास रुक कर घर चला जाऊंगा, वहीं रात का खाना साथ खाएंगे। चचा ने इस बात में सर हिला दिया। मैंने उनसे बाइक की चाबी ली और अपने पुराने दोस्तों की तरफ चल पड़ा। मेरे दोस्त अहबाब का हल्का महदूद ही था, मगर हर किसी की तरह मेरा भी एक जिगरी दोस्त था। वकार हमारे स्कूल के हेडमास्टर का बेटा था। हम शुरू से ही एक ही क्लास में पढ़ते थे और स्कूल के बाद भी हर जगह साथ ही पाए जाते थे। हम दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे। मैं अपने बचपन की सारी यादें तसव्वुर में देखता हुआ इसके घर के बाहर पहुंच चुका था। गेट पर दस्तक दी तो एक लड़की ने दरवाजा से झांका। मैं इसे देखते ही पहचान चुका था, वो वकार की छोटी बहन सना थी।
जो हमसे एक क्लास पीछे थी और मेरी बड़ी बहन मिनाहिल की क्लास में पढ़ती थी। बचपन से ही हमारे दरमियान पसंदीदगी का ताल्लुक मौजूद था, मगर मेरी शर्माहट और खुद में मसरूफ रहने की वजह से ये सिलसिला आगे नहीं बढ़ पाया था। सना भी मुझे पहचान चुकी थी, इसकी आंखों के चिराग जल उठे थे। वो मुझे देखकर अंदर दौड़ गई और थोड़ी देर में ही वकार बाहर आया और बड़े पुरतपाक अंदाज में गिले मिला। हम काफी देर तक गिले लगे रहे, फिर हसब तवक्को इसके शिकवे शुरू हो गए थे कि यार शहर जाकर बड़ा आदमी हो गया है, हमें तो भूल ही गया है। मैंने कहा अंदर भी बिठाएगा, अब बाहर ही सब पूछ लेगा। वकार मुझे लेकर घर में दाखिल हुआ तो खाला भी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उन्हें सलाम किया और वो मुझे बधाई देने लगी। उनका शको भी वही था कि तुम्हारे शहर जाने के बाद ना तुम्हारी अम्मा ने चक्कर लगाया और ना ही तुम्हारी बहनों ने। मैंने उन्हें मुतमईन किया कि जल्द ही मैं उनके साथ दोबारा आऊंगा। खाला ने सना को चाय की आवाज़ लगाई और वकार मुझे लेकर ड्राइंग रूम में आ गया। मैंने मुख्तसरन इसे अपना सारा अहवाल सुनाया कि शहर जाकर क्या क्या तब्दीली आई, और फिर इससे पूछने लगा कि वो आजकल क्या कर रहा है। वकार ने बताया कि आजकल स्कूल उसके पास है। मैट्रिक के बाद ही अबू का इंतकाल हो गया था और फौरन बाद इसने स्कूल संभाल लिया और साथ ही प्राइवेट इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। मैं इसे देख रहा था कि वकार की शोखियां और तंजो मुज़ा अब संजीदगी में तब्दील हो चुकी है, और मैं जब इसे बताया कि यार तो कितना बदल चुका है, तो वो यही कहने लगा कि तेरे जाने के बाद सब तब्दील हो गया। अब किसको तंग किया जाए और किससे मजाक किया जाए। इतनी देर में सना चाय और बिस्कुट लेकर आ चुकी थी। वो भी बहुत बदल गई थी। स्कूल में सर पर दो दो चकियम बांधने वाली अब बहुत खूबसूरत लंबे बाल की मालिक थी। जिस चेहरे पर हर वक्त तेल बहता रहता था, अब वो चमकदार बड़ी बड़ी आंखों, पतले पतले होंठ और एक खूबसूरत सी नाक में तब्दील हो चुका था, और उसके ऊपर हल्की मेहंदी कलर के फुट कमीज के साथ चौड़ीदार शलवार इसे मजीद गजबनाक बना रहे थे। मैंने वकार से मजाक किया कि यार तुम्हारे घर में एक लड़की होती थी जिसे हम रूतो कहते थे, हर छोटी बात पर उपड़ती थी, कभी होमवर्क ज्यादा मिलने पर, कभी टेस्ट में फेल होने पर। वकार ये सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। सना मेरी बात सुनकर गुस्से में लाल पीली होने लगी थी, फिर कहने लगी कि बड़ा अच्छा मजाक है ये, इतने अरसे बाद आना हुआ और शुरू हो चुके हैं। खाला को आने दें, फिर आपकी शिकायत लगाती हूँ। मैंने कहा फिक्र ना करो, मैं कल ही अम्मा और बहनों के साथ आऊँगा, जितनी मर्जी हो शिकायत लगा लेना। वकार भी मेरी और सना की पसंदीदगी को जानता था। सना मुझे गुस्से में घूरती हुई बाहर जा चुकी थी। सना के जाने के बाद मैंने वकार से कहा कि ये तो पहले से ज्यादा गुस्से में लगती है। इसके बाद हमारा मौजू स्कूल की तरफ छेड़ चुका था। मैंने इससे मिस जुबैदा का पूछा, जो कि हमारी फिजिक्स की टीचर थी और स्कूल के ही एक सर से उनका चक्कर चल रहा था। वकार चूंकि हेड सर का बेटा था, इसलिए इसके पास सबकी इन्फॉर्मेशन होती थी। वकार ही मुझे बताया करता था कि कौन कौन सी मिस और लड़कियां मुझ में दिलचस्पी लेती हैं, मगर मैं इस वक्त सर झुकाए दुनिया का सबसे शरीफ लड़का हुआ करता था। कई बार वकार ने भी मुझे चक्कर चलाने का मशवरा दिया है, मगर मैंने इसे मना कर दिया। फिर मैंने इससे पूछा कि साइमा का क्या हाल है। साइमा हमारी क्लास में होती थी और गर्ल परफेक्ट थी, जबकि वकार बॉयज में परफेक्ट था। शुरू में तो दोनों की खूब नौनक झोंक होती रहती थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता प्यार में तब्दील हो गई। मैं ही इसका प्रपोजल लेकर साइमा के पास पहुंचा था और कुछ ही दिनों में ये दोनों हजरात केमिस्ट्री लैब के अंदर पकड़ चुके थे। वकार मुस्कुराते हुए मुझे बताने लगा कि यार तेरे जाने के बाद कुछ अरसे और चक्कर चलता रहा था, उसके बाद उसकी फैमिली शहर में शिफ्ट हो गई तो इसे जाना पड़ा। अब एक और है जो कि इसी के स्कूल में है और हमारी टीचर भी रह चुकी है। मैंने इससे पूछा कि साइमा से सिर्फ मोहब्बत हुई थी या प्यार भी करते थे। वकार मेरी बात सुनकर उछल पड़ा था, कहने लगा कि शहर जाकर बड़ा चीता हो गया है, यहाँ तो तुझे मेरी बात समझ ही नहीं आती थी। मैं भी हंस पड़ा था और कहा बस बस, वक्त वक्त की बात है और इस वक्त का बदला मैं अब उतार रहा हूँ। वकार ने ये सुनते ही कहा कि तो कल फिर स्कूल का चक्कर लगा, समर कैंप चल रहा है, अपने सारे पहले वाले टीचर भी होंगे, सबसे मिलवाऊंगा। मैंने भी जल्दी से हामी भर ली। उसके बाद मैंने इससे महल्ले वालों का पूछा। इसने कहा महल्ले को छोड़ एक ऐसी न्यूज़ देता हूँ कि तो भी दंग रह जाएगा। न्यूज़ है, तेरे घर के बारे में है, बस मेरी बात का यकीन करना होगा। एक मर्तबा तो मैं भी परेशान ही हो गया। मैंने कहा न्यूज़ बता, किसके बारे में है। वकार ने कुछ सोचा और घड़ी देखकर कहा कि चल तुझे खुद जाकर देखो आता हूँ।
मैं एक मर्तबा फिर परेशान हो चुका था। इसने मुझे तसल्ली दी कि चल साथ चलते हैं। हम ड्राइंग रूम से बाहर आए और खाला को बताया कि हम थोड़ी देर जा रहे हैं, दोपहर का खाना यहीं खाएंगे। सना भी साथ ही खड़ी थी, कहने लगी कि आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हमारा खाना ज़ाय हो जाएगा। हम सब मुस्कुरा दिए और फिर घर से बाहर आ गए। वकार मेरे साथ बाइक पर बैठ गया और रास्ता बताने लगा। कुछ ही देर में मुझे पता चल चुका था कि रास्ता जाना पहचाना है। मैंने इससे दोबारा पूछा तो कंधे दबाकर कहने लगा कि खुद अपनी आंखों से देख लेना। उसकी बताई हुई जगह पर पहुंचकर मैंने बाइक स्टैंड पर लगाई और उसके साथ चल पड़ा। अब मुझे सिर्फ हैरानी थी, कान ज़रा देखने वाला हूं। और थोड़ी ही देर में वकार मुझे एक खिड़की के पास लेकर जा चुका था और देखते हुए मुझे इशारा किया कि तुम भी आ जा। और मैंने आगे बढ़कर आंख लगा दी। अंदर एक चारपाई पर एक दरमियानी उम्र का आदमी और एक 20-22 साला लड़की एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। आप शायद समझ चुके होंगे कि ये आदमी कोई और नहीं, हमारे महबूब चचा जान थे। वकार मुझे अपने ही खेतों की तरफ ला रहा था और वो लड़की पिछली तरफ के किसी मुजारे की बेटी थी। लड़की सांवले रंग की थी, नए नकुश पतले पतले थे, नाक पर चकती हुई नथ इतनी दूर से लश्कारे मार रही थी और लंबे बाल जो कि इसकी पुतली सी कमर तक पहुंचते थे। लड़की बिलाशुबा खूबसूरत थी। कुछ ही देर में दोनों ने खेल खेलना शुरू कर दिया और हम काफी देर तक खेल देखते रहे। अब मुझे समझ आ चुका था कि आगे क्या करना है। मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा और अंदर कमरे में कूद पड़ा। दूसरी आवाज़ वकार की थी जो मेरे पीछे ही कूदा था। चाचा और इस लड़की ने हमें एक साथ देखा और उनके रंग फीके पड़ गए।